हेलो दोस्तों, मैं दौलत नारनोलिया स्वागत करता हूँ जारा एजुकेशन में। आज हम मध्यकाल भारत में पढ़ रहे थे और मध्यकाल भारत में हम पढ़ रहे थे खिलजी वंश। और खिलजी वंश से पहले हमने दास वंश या गुलाम वंश के बारे में बात की थी और गुलाम वंश के अंतिम शासक के क्यूमर्स के बारे में बात की थी, केकुबाद की बात की थी और सबकी बात कर ली। दास वंश के बारे में बात की थी और बात करते हैं आज खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश 1290 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और 1290 में बैठता है और 1320 तक शासन करता है। ज़्यादा समय तक तो ये शासन नहीं करता दिल्ली पर, बट इस 30 साल का पीरियड में से 20 साल का महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमें कई क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है और इसको नगरीय क्रांति भी कहा जाता है और इसको ग्रामीण क्रांति भी कहा जाता है। नगरीय और ग्रामीण क्रांति की संज्ञा इसको किसने दी थी? इसने मोहम्मद हबीब ने दी थी। अब बात करते हैं इसके प्रमुख शासकों की कि प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख शासक या प्रथम शासक है फिरोज शाह खिलजी। जब फिरोज शाह खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में अपना राज्याभिषेक या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, जब उसकी आयु कितनी थी 70 साल, और अपना राज्याभिषेक किलू खरी के महल में करवाया था। और किलू खरी के महल किसने बनवाए थे? केकुबाद ने बनवाए थे। इन्होंने फिरोज शाह खिलजी ने जब शासन किया तो इसकी यह गद्दी पर बैठता है जब इसकी आयु कितनी थी? 70 साल थी। कितनी थी? 70 साल थी। अर्थात ये एक वर्ध व्यवस्था में था और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ओल्ड एज शासक कौन था? फिरोज शाह खिलजी था। इन्होंने क्या किया? ये शांति से शासन करना चाहता था, ये किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बलबन की जो रक्त एंड लोहे की नीति थी, रक्त और लोहे की नीति थी, उसको त्याग कर अहद की नीति को अपनाता है। इसकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। इसकी दो उपाधि हैं, दोनों में से प्रथम उपाधि शाइस्ता खान है, जिसको किसने दी थी? केकुबाद ने दी थी। दूसरी उपाधि 1290 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद में खुद ग्रहण करता है, जलालुद्दीन की। अब बात करते हैं 1291 और 92 की। 1291 और 92 के अंदर जब फिरोज शाह खिलजी ने रणथंभौर पर अभियान करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तो 8 महीने घेराबंदी रखता है। अब 8 महीने घेराबंदी के बाद में इसे असफलता हाथ लगती है और जब ये वापस दिल्ली की तरफ जा रहा था तो इन्होंने कहा था कि मुसलमान के एक बाल की कीमत होती है, वो ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा है, या ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा होती है। इन्होंने यही बात कही थी। किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। और ये क्वेश्चन शायद 1 या 2 बार कोई किसी एग्जाम में आ भी चुका है कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ऐसे दुर्ग की किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा है। ये रणथंभौर के बारे में कहा गया था। दूसरे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1296 के अंदर देवगिरी दक्षिण अभियान करवाया और उसमें देवगिरी पर आक्रमण करवाया और देवगिरी का शासक था कौन था? रामचंद्र देव था। अब क्या करता है? यहाँ से अपार धन लूट के लेके आता है और इस बात का पता चलता है कि अभियान सफल रहा तो जो फिरोज शाह खिलजी था वो कड़ा माणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। किससे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को जब दक्षिण अभियान सफल रहा तो इसको लगा कि मैं शासन करने लायक हूँ, मेरा बुजुर्ग चाचा शासन करने के लायक नहीं है। इसलिए इन्होंने धोखे से 1296 में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब इनकी हत्या हुई तो यह सूचना कहाँ मिलती है? दिल्ली में मिलती है। जब यह सूचना दिल्ली में मिलती है तो फिरोज शाह खिलजी की पत्नी मलिका ए जहान, जिसका पुत्र था कदर खान, और कदर खान को किस पे बैठाया गया? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया, उसको शासक घोषित कर दिया, जिसका नाम था इब्राहिम रकनुद्दीन के नाम से बैठाया गया। किसको? कदर खान को। जब इब्राहिम रकनुद्दीन को बैठाया गया और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी कड़ा माणिकपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से जितना धन लूटा था अधिकतम धन अपने पास छुपा के रखता है और ये बांटता हुआ आया था। इसलिए इसका विरोध नहीं हुआ और विरोध नहीं होने के कारण जो मलिका ए जहान थी वो राजकुमारी थी मुल्तान की और वो मुल्तान की तरफ दोनों
भाग गए। दोनों भाग गए तो अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारता है तो दिल्ली में ये बात का पता चलता है, और पता चलता है तो यहाँ के जो अमीर थे, वो सरदार थे, वो इनसे नाराज़ होंगे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। दिल्ली में विद्रोह हुआ और उन्होंने 4 विद्रोहों को तो दबा दिया, 4 विद्रोह को दबा दिया था। और 4 विद्रोहों के बाद में उन्होंने क्या किया था, कुछ अध्यादेश जारी किए थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1320 तक शासन करता है, और खिलजी वंश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण बिंदु यहीं से निकल के आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी या इस 20 वर्ष में ही निकल के आते हैं। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम क्या था? अलाउद्दीन, इसका उपनाम था अली या अलीगुर साहब था, जिसका इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर एहसानी। इसका एक सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, और विश्व विजेता बनने के सिकंदर की तरह बनूं, और इसने सिकंदर के नाम पे एक उपाधि धारण की, सिकंदर एहसानी या द्वितीय सिकंदर। इन्होंने क्या किया था, जब राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है, तो इन्होंने राज्यत्व सिद्धांत का पालन किया। और राज्यत्व सिद्धांत का मतलब होता है, इसमें प्रथम टॉपिक है कि निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि प्रजा के लिए ना सही, लेकिन जो भी काम करे उसके अंदर राज्य का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, या राज्य के हित में होना चाहिए, या मेरे खुद के हित में होना चाहिए। ये मतलब होता है निरंकुश का। अब बात करते हैं, इन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं किया। इन्होंने क्या नहीं किया? इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं किया। ये इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने कभी भी इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक शासन एक तरफ होता है और राज्य एक तरफ होता है, इसलिए इन्होंने इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं किया। तीसरा बिंदु आता है कि इसके खलीफा से कभी भी सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। इससे पहले हमने बात की कि जितने भी जो राजा हुए वो खलीफा से क्या किया, उन्होंने सुल्तान पद की स्वीकृति ली, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये नहीं ली। इसका मानना था कि मैं स्वयं एक राजा हूँ और मैं राजा बनने के लायक हूँ, या मैं राजा बन चुका तो मैं स्वयं हूँ, मुझे किसी भी खलीफा से पद की स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब इन्होंने 4 विद्रोह दबाने के बाद में इन्होंने लगा कि मैं और भी विद्रोह हो सकते हैं मेरे खिलाफ, तो इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। इन्होंने कितने अध्यादेश जारी किए? 4 अध्यादेश जारी किए। और 4 अध्यादेश में प्रथम अध्यादेश था जिसमें कहा जाता है कि दान में दी गई भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तन करना। अब मतलब क्या होता है इसका, कि पहले जो राजा थे वो क्या होते, अपने सैनिकों को या जो बड़े अधिकारी थे या ब्राह्मणों को क्या वेतन में भूमि दे दिया या दीक्षा में दे दिया करते थे, उनको क्या किया, उनको ये वापस ले लिया और उसको खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। खालसा भूमि क्या होती है? वह बंजर भूमि सिर्फ जिस पे सरकार का या राजा का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? खालसा भूमि कहा जाता है। दूसरा अध्यादेश के बारे में बात करते हैं। दूसरा अध्यादेश क्या होता है? गुप्तचर विभाग की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? एक अच्छा गुप्तचर विभाग बनाया। तीसरा, इसका मानना था कि जब सरदार और अमीर जब एक जगह होते हैं तो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और उन्हीं नशीलों पदार्थों में से क्या होता है, यहाँ से विद्रोह होने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। इसलिए इन्होंने जितने भी नशीले पदार्थ थे उन पर पूर्णतः रूप से क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं चौथा अध्यादेश के बारे में, कि अमीर और सरदारों के मध्य जो दावतें बुलाई जाती थी, मतलब पहले का समय हुआ था, जो अमीर होते थे या जितने बड़े बड़े अधिकारी होते थे, सरदार होते थे, उनके मध्य आपस में दावतें बुलाई जाती थी, या जिनके मध्य विवाह संबंध होते थे कि आपस में विवाह का संबंध भी होता था, उनको क्या कर दिया? उन पर रोक लगा दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के कार्य में सर्वप्रथम आता है कि इन्होंने क्या किया? स्थायी सेना का गठन किया। और ये भी माना जाता है या कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का है, कहा नहीं जाता, मतलब है ही, कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा या शासक जिसने स्थायी सेना का गठन किया, और वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका अधिकारी कौन होता था? आरिज ए मुमालिक होता था। किसका?
अधिकारी होता था, ये सैन्य का अधिकारी होता था, जो सैन्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता है, आरिज ए मुमालिक। इन्होंने क्या किया, अब ये कार्य किए सर्वप्रथम किए थे। सेना को नगद वेतन देना भी सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था, और कहा जाता है कि 234 टंका प्रति वर्ष दिया जाता था। कितना दिया जाता था, 234 टंका। इन्होंने दूसरी प्रथा स्टार्ट की थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। इन्होंने लगा कि एक अच्छा घोड़ा युद्ध में लाभदायक होता है, तो इन्होंने क्या किया कि घोड़ों पर एक्सपेरिमेंट या उसकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले उसको दौड़ने की प्रथा या दागने की प्रथा लागू कर दी, जिससे अच्छे घोड़े और बुरे घोड़े या अच्छे या जितने खराब घोड़े थे उनको अलग करके जो अच्छे घोड़े थे उनको युद्ध के लिए चुना जाता था। दूसरा क्या करता है, इसको सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा चलाई। यहाँ क्या होता है कि जितनी स्थायी सेना थी ना, उसके लिए ड्रेस बनवाई भाई, ड्रेस बनवाई, साधारण सी बात है कि ड्रेस बनवाई या हुलिया प्रथा चलाई। यहाँ क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि कर को बढ़ाता है, और दिल्ली सल्तनत पे प्रथम शासक था जिसके शासन काल में सबसे ज़्यादा कर बढ़ा, और वो था 1/2 या 50% कर। किसका था, किसने बढ़ाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब दिल्ली सल्तनत पर ये अधिकार कर रहा था या अपने शासन काल में अपनी राजत्व पूंजी बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 नए कर भी लगाए, और 2 नए कर में प्रथम कर था चराई कर। जितने भी दुधारू पशुओं को चराने की भूमि थी उसके ऊपर कर लगाया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दूसरा कर था गढ़ी कर। गढ़ी कर का मतलब होता है कि जी इसके शासन में इसके राज्य में या इसके शासन काल में जो भी नए मकान बना रहे थे उनके ऊपर क्या किया, कर लगाया। दूसरा क्या होता है, इन्होंने भूमि मापन की व्यवस्था भी अपनाई। इन्होंने मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक था जिसने भूमि नापने की व्यवस्था या भूमि मापन व्यवस्था अपनाई। और इसका जो अधिकारी था, इसका जो लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी था उसको कहा जाता था दीवान ए मुस्तखराज। और इसी भूमि मापन व्यवस्था को कहा जाता था मसाहत। क्या कहा जाता था, मसाहत कहा जाता था। और बात करते हैं इसके बारे में, और बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जागीर प्रथा को हटा दिया था। क्या किया था, जागीर प्रथा हटा दी थी, जागीर प्रथा हटाई। इन्होंने क्या किया, जागीर प्रथा हटा दी थी। अब बात करते हैं इसके बारे में। बात कर ली हमने दिल्ली सल्तनत पे प्रथम शासक फिरोज शाह खिलजी, और कुछ बात हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बताई या पढ़ी है, तो बाकी कुछ रह गई वो कल दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हो सकता है एक बार रिपीट कर लें इसको। तो रिपीट करते हैं तो फिरोज शाह खिलजी से 1290 से 1296 तक शासन करता है। ये संस्थापक माना जाता है किसका, खिलजी वंश का। और किलू खरी के महल में इसका शासन, इसका राज्याभिषेक होता है। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1291-92 में रणथंभौर अभियान किया, और रणथंभौर अभियान के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए उन्होंने एक कथन कहा कि मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से भी ज़्यादा है। और 1296 में अलाउद्दीन के नेतृत्व में इसे दक्षिण अभियान करवाया, जो देवगिरी पर था। और देवगिरी का शासक यादव वंश का था जिसका नाम था रामचंद्र देव। 1296 में कड़ा माणिकपुर में मिलते समय धोखे से इसकी हत्या कर दी। और फिरोज शाह खिलजी ने 2 उपाधि धारण की थी। पहली थी शाइस्ता खान जो केकूबाद ने दी थी, और दूसरी थी जलालुद्दीन। अब बात करते हैं फिरोज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजगद्दी पर बैठता है, और या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसका प्रारंभिक नाम अली या गुरसाब था। इसने 2 उपाधि धारण की, एक उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के रूप में आती हैं। बात करते हैं राजत्व सिद्धांत की, तो ये निरंकुश शासक था। कभी भी इस्लाम धर्म के अनुरूप इसने शासन नहीं किया। तीसरा क्या होता है, खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। इसका मानना था कि मैं खुद या मैं स्वयं एक राजा हूँ या राजा बनने के लायक हूँ, मुझे किसी खलीफा से या किसी राजा से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका विद्रोह होने के डर से इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किया। और प्रथम अध्यादेश था कि जितने दान में दी गई भूमि थी उसको खलीफा भूमि में परिवर्तन करना। दूसरा था अच्छे गुप्तचर की विभाग की स्थापना करना। तीसरा था जितनी भी नशीले पदार्थ थे उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना। चौथा
चौथा अध्यादेश जारी किया था, अमीर और सरदारों के बीच में जो दावतें और विवाह संबंधित थे उस पर पूर्णतः रोक लगा दी। इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया जिसका मंत्री आरिज-ए मुमालिक होता था। क्या होता था? आरिज-ए मुमालिक। सैनिकों को नगद वेतन देता था। घोड़ों को दागने की प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया। इसने हिंदुओं के ऊपर भी भाई बहुत कर बढ़ाए थे, जो बात करेंगे कल। और इन्होंने 2 नए कर लगाए जिन्हें चराई कर और घड़ी कर कहा जाता है। और दूसरी, इसने भूमि मापने की व्यवस्था लगाई, जिससे भूमि मापन की व्यवस्था को मसाहत कहते थे। और इसे मसाहत के अधिकारी को क्या कहते थे? दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज। इन्होंने जागीर प्रथा, जो पहले जागीर प्रथा थी, इसको भी हटा दिया। अब बात करते हैं इसके आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी पढ़ेंगे, जिसके दक्षिण अभियान और उत्तर अभियान दोनों के बारे में बात करते हैं। और इसमें भी कुछ इसके कार्य में 2-4 बात रह गई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बिंदु और भी महत्वपूर्ण हैं इसके, तो उसके बारे में भी बात करते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।